Guys, go through last lecture notes. Last lecture we were discussing perhaps hyperconjugation. आप देख लो कुछ रह तो नहीं गया था. Doubts please ask. फटाफट रिवाइज करिए हाइपर कॉन्जुगेशन वाला पार्ट. लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स. अगर कोई डाउट नहीं होगा तो वहीं से स्टार्ट करेंगे जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हमने किया था लास्ट लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में. चलिए guys, you all right. जो एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन करके आप पार्ट इसको कर सकते हैं. एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. इसका ये मतलब नहीं कि हम रेजोनेंस वगैरह यूज नहीं करेंगे, बट अब हर केस में हमने यही किया है. पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा है, फिर एप्लीकेशंस किए, तो यहाँ पर भी वैसे ही. सो यू राइट हियर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड वहीं से स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चन एक जिसके बाद हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था. इसको आप एक्सेप्शनल केस बोल दो या जैसे भी. एक्सप्लेनेशन हम लिख रहे हैं बट ये सिंपल वे नहीं है. अगर आप रिकॉल करें, मैं एक टेबल के फॉर्मेट में आपको बनाकर देता हूं, उससे क्या है सबके लिए इजी हो जाए. यहाँ इंटरमीडिएट या कोई मॉलिक्यूल यहाँ पर है, इसमें लिख रहा हूं मैं एम इफेक्ट, यानी डिफरेंट फैक्टर्स जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है. आई इफेक्ट, इंडक्टिव, and we studied hyperconjugation. If question comes about stability of carbanion, तो याद रखना ये इजी एग्जांपल होगा, इजी केस होगा. इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट चेक करते हैं, इंडक्टिव चेक करते हैं. हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर यूजुअली नहीं आएगा. ठीक है. उसके बाद फ्री रेडिकल जो होगा वो भी इजी वाला केस है. फ्री रेडिकल न्यूट्रल होता है, तो यूजुअली हम इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट के जब भी ऑड सिंगल डबल आएगा तो रेजोनेंस होगा. कार्बेनायन वाले में लोन पेयर सिंगल डबल आएगा. और सिंस जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो पुश करता है इलेक्ट्रॉन्स को या पुल करता है, मतलब उसमें केवल चार्जेस वाला इफेक्ट होगा. तो जहां भी चार्ज है वहां उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है, जहां न्यूट्रल है वहां उतना इफेक्टिव नहीं है. सो नॉर्मली हम यहाँ चेक नहीं करते इंडक्टिव इफेक्ट को, बट हाइपर कॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल्स में होता है, इसलिए उसको चेक करेंगे. फिर इसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड.
तो इसमें रेजोनेंस होता है, डबल सिंगल डबल हम जानते हैं पहले से। इंडक्टिव इफेक्ट फिर से डबल बॉन्ड, ये न्यूट्रल वाली सिचुएशन है तो यहाँ भी हम मोस्टली चेक नहीं करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर होता है, चेक करेंगे। जो सबसे अलग है, ये 3 इजी एग्जांपल्स, इनके आंसर्स यूजुअली गलत नहीं होते हैं बच्चों से। जहां पर गलतियां हो जाती हैं आपसे भी हो जाएंगे तो इट्स ओके, लेकिन ये 3 में नहीं होना चाहिए। दैट इज कार्बोकैटायन। इसमें अगर आंसर गलत भी हो जाता है तो कोई इशू नहीं। इसमें एम इफेक्ट भी वर्क करता है, इंडक्टिव भी वर्क करता है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी वर्क करता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज कंसीडर्ड एज वीक फैक्टर, हाइपर कॉन्जुगेशन इज कंसीडर्ड एज वीक फैक्टर, एंड ये जो एम इफेक्ट है या फिर रेजोनेंस जिसको बोलते हैं, ये स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। दिस टेबल will help you in getting many answers about stability. तो इसको एक बार कॉपी कर लो, ये बहुत काम का टेबल है। Have you copied? डैश नहीं बेटा, ये एम इफेक्ट कब होता है ये पता चलता है। एम इफेक्ट का मतलब रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस के 6 केसेस या 7 केसेस लिखे ना, लोन पेयर सिंगल डबल, ऑड सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। तो रेजोनेंस की कंडीशन के साथ मैंने बताया कि यस एम इफेक्ट विल वर्क हियर, यस एम इफेक्ट विल वर्क हियर, यस एम इफेक्ट विल वर्क हियर, ऐसा करके लिखा। Shall I remove this? If you have any confusion, you use mic. Otherwise, आप म्यूट करके रखिए। मैंने बोल दिया है कि ये 3 एग्जांपल्स में आपके आंसर्स गलत नहीं होने चाहिए। इसमें हो भी जाता है तो इट्स ओके, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला केस है, बट हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लेंगे ऑलरेडी, तो एग्जाम में वो तुम्हें डायरेक्टली लगभग मिलेगा तो इतना प्रॉब्लम्स नहीं आता है। बट फिर भी पहले 3 वाले तो गलत होने ही नहीं चाहिए। गाइस, बैक टू दिस केस, ये हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे। इसमें जो अपना आंसर है वो ये है। अगर आप चेक कर सकते हो तो आप लास्ट लेक्चर का स्टार्टिंग पार्ट चेक कर लो। ये हमने किया हुआ था, इसको आप एक्सेप्शनल बिहेवियर करके भी याद रख सकते हो। क्यों मैं एक्सेप्शनल बिहेवियर बोल रहा हूँ, रीजन है उसका कि यहाँ पर रेजोनेंस होता है या रेजोनेंस नहीं होता है, और जनरली हम रेजोनेंस डोमिनेटिंग वे में लेते हैं। तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, बट ये नहीं है, तो उसका रीजन हम लोग दे रहे हैं। और लेकिन ये नॉर्मल सिचुएशन से मैच नहीं करता, इसलिए इसको एक्सेप्शनल बिहेवियर करके लिखा हुआ है। इसमें देखिए, सबसे पहली चीज, अगर कोई पूछता है रेजोनेंस तो यस, इसमें रेजोनेंस है, और इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। इसमें आते तो हम लोग भी लिखेंगे नो रेजोनेंस। सो अगर कोई तुमसे केवल इन रेजोनेंस के बेसिस पे पूछ ले विच वन इज मोर स्टेबल, तो स्ट्रेट आंसर क्या होगा, ये दूसरा वाला। ठीक, लेकिन नेक्स्ट फैक्टर इंडक्टिव पे जाते हैं। इस पे 3 मिथाइल ग्रुप्स कनेक्टेड है। किसी भी कार्बोकेटायन वाले कार्बन से मैक्सिमम 3 ही एल्काइल ग्रुप्स कनेक्ट हो सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम जो प्लस आई इफेक्ट है वो यहाँ पर है। 3 ग्रुप्स कनेक्टेड है, मैक्सिमम ग्रुप्स कनेक्टेड है, 3 प्लस आई इफेक्ट ग्रुप्स कनेक्टेड है, ये मैक्सिमम है। और उल्टा इसमें क्या है, माइनस आई इफेक्ट का फिनाइल ग्रुप है।
तो अगर मान लीजिए कि रेजोनेंस दोनों में नहीं होता और केवल इंडक्टिव से आंसर निकालना होता तो कौन ज्यादा स्टेबल हो जाता? ये पहला वाला। ठीक है, तो इंडक्टिव के बेसिस पे पहला। लेकिन अगर दोनों फैक्टर्स वर्क करते हैं तो डोमिनेटिंग कौन है? रेजोनेंस। याद रखना है कि जब भी केवल दो फैक्टर्स वर्क करेंगे, दो फैक्टर्स, डोमिनेटिंग इज ऑलवेज रेजोनेंस, वही आंसर डिसाइड करेगा। दो फैक्टर, चाहे वो हाइपर वर्सेस रेजोनेंस हो, चाहे वो इंडक्टिव वर्सेस रेजोनेंस हो, इंडक्ट हाइपर सॉरी रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग फैक्टर, वही आंसर डिसाइड करेगा। ये क्लियरली आपको मालूम होना चाहिए। प्रॉब्लम केवल तब है जब यहाँ पर तीनों फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं। जब तीन फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं उसका डिस्कशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, और ये एक आधी एग्जाम्पल है, इसलिए आप अलग से इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हर बार रेजोनेंस को ही प्रेफरेंस देना। जो एग्जाम्पल आप घर से पढ़कर जा रहे हो एक्सेप्शनल वाले, बस उतना ही सोचना है, उसके अलावा नहीं। ज्यादा सोच लोगे तो गलतियां कर दोगे, इसीलिए जितना पढ़ाया जा रहा है उस पर फुल फोकस रखना। इसमें इंडक्टिव पे मैंने दिखाया, अब हाइपर कॉन्जुगेशन में। So, इसमें देखोगे तो 9 अल्फा एच है, 9 अल्फा एच यानी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। इसमें कितना है? 0 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, 0 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। अगर मान लीजिए केवल हाइपर कॉन्जुगेशन पे आंसर निकालना होता तो कौन ज्यादा स्टेबल होता? ऑफ कोर्स पहला वाला। यही चीज पॉइंट है यहाँ पर कि इसमें दो वीक फैक्टर्स हैं लेकिन वो अपने मैक्सिमम पे हैं। 2 वीक फैक्टर्स हैं बट वो अपने मैक्सिमम पे हैं। ठीक है, इसीलिए वो रेजोनेंस को डोमिनेट कर पाते हैं। बट बाकी सारे सिचुएशंस में जहां पर आपका रेजोनेंस आएगा, रेजोनेंस ही आंसर डिसाइड करेगा, ये याद रखना। ये एक दो एक्सेप्शनल केसेस है जो टाइम टू टाइम हम लोग पढ़ेंगे। ये हमने लास्ट लेक्चर किया था, उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा है। कोई अगर पूछता है कि व्हाई दिस टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन with this benzyl carbocation, your answer will be, even though it is having resonance, but two weak factors, inductive and hyperconjugation, they are at max. That is why this tertiary carbocation is more stable than benzyl carbocation. Please write. Anyone having any doubt? Use mic and ask. Have you copied? Should I remove this? Yes, sir. चल, ये था आपका लास्ट लेक्चर का जो एप्लीकेशन वाला पार्ट था। Now you write next, stability of free radicals, and that is very easy. आप देखते ही आंसर टिक कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो उसमें।
एक क्वेश्चन में देता हूँ, आप उसको आप लेकिन इसको हेडिंग डालिएगा, एप्लीकेशन चल रहा है ना, तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। Guys, get the answer. Stability order निकालिएगा. These are the 5 radicals. Quick. You can use this table for the answer. ये free radical के लिए ये check करते हैं. आप देख लो इसको. Any confusion? आप mic use करिए. Very good. सारे बच्चे आंसर लिखे हैं भाई. Guys, देखिए. सबने अटेम्प्ट कर लिया. Should I discuss? Yes, sir. पहली चीज, out of these 5 cases, in which case you find resonance? First case, sir. First case. No resonance, then which factor will you check? Inductive or Inductive effect. hyperconjugation? Hyperconjugation. Hyperconjugation, sorry. Yes. ऐसा नहीं कि इंडक्टिव वर्क नहीं करता, बट वो नेग्लिजिबल होता है न्यूट्रल वाले केसेस में. इसलिए उसको अगर मैं जबरदस्ती भिड़ा दूंगा तो आप सब एग्जाम में कंफ्यूज हो गए. इसलिए मैंने क्लियरली बोल दिया कि आपको हाइपर कॉन्जुगेशन से आंसर निकालना है अगर रेजोनेंस नहीं है. यहाँ पर रेजोनेंस है और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. अब ये जो है ना, मान लीजिए किसी दूसरे रेजोनेंस वाले एग्जांपल से कंपैरिजन होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स चेक कर लेना. मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर स्टेबिलिटी. ठीक है. अब इनमें देख लो 9 अल्फा H,
6 अल्फा एच। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बॉक्स में बंद कर लो, नहीं तो क्या होगा कि आप गलती कर सकते हो, आपको लगेगा ये 3 एक्चुअली में अल्फा एच है। रॉन्ग, ये नहीं है। इस बॉक्स यानी इस कार्बन के बाद जो कार्बन कनेक्टेड होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अल्फा कार्बन, एंड दोज हाइड्रोजन एटम्स व्हिच आर कनेक्टेड विद अल्फा कार्बन विल बी कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। इसमें 6 है, इसमें 3 अल्फा एच, हियर 0। सो सबसे ज्यादा ऑफ कोर्स आउट ऑफ 4 ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो स्ट्रेट आंसर इसका है 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 5। ये बहुत आसान सा केस है। अब कई बच्चे क्या दिमाग लगा देते हैं, उन्होंने पढ़ा कार्बोकेटायन के लिए है, ये ऑर्डर इस तरह से बदल जाना, एक्सेप्शनल बिहेवियर लगा, वो फ्री रेडिकल में देते हैं, कचरा कर देते हैं। तो ये मिस्टेक आप नहीं करना, इसीलिए मैंने आपको ये टेबल बनवा दी है। केवल डिफिकल्टी आती है कार्बोकेटायन से, बाकी सब बहुत आसान एग्जाम्पल्स है। इसको कॉपी कर लो जिन्हें नहीं आया। डन। Yes, sir. Yes, sir. गाइस, इसमें 2 नोट है, और वो एक्चुअली थोड़े से एक्सेप्शनल वे में है, उतना ज्यादा उस पे पूछता नहीं है, ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बट आप वो लिख लो, कहीं पर मान लीजिए क्वेश्चन मिलता है तो आप अपनी थियरी यूज कर सकते हैं। लिखिएगा। फर्स्ट नोट, विनाइल CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल फ्री रेडिकल, इथाइनिल फ्री रेडिकल, फिनाइल फ्री रेडिकल, मतलब C6H5 और ऑड इलेक्ट्रॉन, फिर ट्राइक्लोरोमिथाइल फ्री रेडिकल, फिर ट्राइफ्लोरोमिथाइल फ्री रेडिकल, लाइक दिस। ऑल आर लेस स्टेबल, सारे के सारे बहुत ही खराब स्टेबिलिटी वाले, और ऑल आर लेस स्टेबल देन, बिकॉज मोस्टली हम एल्काइल फ्री रेडिकल्स पढ़ते हैं, तो हम लिखेंगे ऑल आर लेस स्टेबल देन एल्काइल फ्री रेडिकल, एल्काइल फ्री रेडिकल। नेक्स्ट नोट लिखिएगा, रेडिकल नेक्स्ट टू कार्बोनिल। कार्बोनिल का मतलब ये होता है नाइट्राइल। नाइट्राइल मीन्स दिस, और ईथर फंक्शनल ग्रुप, और सेंटर्ड टू कार्बोनिल कार्बन, सेंटर्ड टू कार्बोनिल कार्बन। गाइस, जो भी मैं ये नोट बता रहा हूं, ये एक एक्सेप्शनल टाइप का नोट है, इसको पढ़ करके पुराने जो अभी स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इसको केवल लिख कर रखना है। 99.99% ये नहीं पूछेगा, बट फिर भी
एक्स्ट्रा थिंग के लिए हम इसको लिख कर रख रहे हैं, तो इसको लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं लाना है। सेंटर टू कार्बोनिल कार्बन are even more stable, are even more stable are even more stable than alkyl radicals, are even more stable than alkyl radicals. And let me give you examples. जो ये मैंने आपको दिखाई, इधर लिखे इस नोट के लिए एग्जाम्पल है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, यही आपने लिखा है ना, रेडिकल नेक्स्ट टू कार्बोनिल। उसी तरह से CH2 रेडिकल नेक्स्ट टू नाइट्राइल, दिस इज अनदर एग्जांपल। फिर ईथर वाला CH3O CH2 ये। फिर इसके अलावा एक होता है जो आपने लिखा है कि सेंटर्ड ऑन कार्बोनिल कार्बन लाइक दिस। तो ये जो है एक्सेप्शनल एग्जांपल्स है। एक्सेप्शनल इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की रिक्वायरमेंट होती है, और आप अपने सिलेबस में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में लिए वो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो। तो ये फ्री रेडिकल्स तो हैं, स्टेबिलिटी भी इनकी मालूम है अपने को, बट वो सिलेबस वाइज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसको आप बस एक्सेप्शनल बिहेवियर करके लिख कर रखिएगा नोट में। कोई आपको परेशान करे तो नोट्स का यूज करना, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। If you have any confusion, use your mic. Should I remove this? Yes. फर्दर नेक्स्ट एप्लीकेशन में जाते हैं, एंड अब इनमें क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन के लिए लिखेगा टू डिटरमाइन bond length, bond strength, bond order, bond energy। ये केमिकल बॉन्डिंग में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ, और मैंने एमटी से जस्ट पहले क्लास में भी ये सब करवाया था, क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स के। इसमें केवल एक ही चीज आपको मालूम होनी चाहिए, एंड दैट इज इफ यू से थ्योरेटिकल वाला पार्ट, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ हो, बॉन्ड एनर्जी हो, बॉन्ड ऑर्डर हो, सबके लिए एक ही पॉइंट है। व्हाट इज दैट? कि जो ट्रिपल बॉन्ड होगा उसका स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, देन ये पार्शियल ट्रिपल, देन डबल, देन partial double, then single. This way you have to write order for bond strength. इसका उल्टा हो जाएगा bond length। बस इसकी इतनी सी थियरी है। अब इसी में तुम्हें रेजोनेंस लगाना है, तुम्हें हाइपर कॉन्जुगेशन लगाना है, उसके बेसिस पे आपको आंसर डिसाइड करना है, लेंथ रिवर्स कर देना है। ये लेंथ का ऑर्डर है। अब आप रेजोनेंस लगाइए, हाइपर कॉन्जुगेशन लगाइए, कुछ भी लगाइए, और आंसर, जैसे इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 4, इसी तरह से
CH3, CH2, CH2, CH3, 1, 2, 3, 4. Then CH3, CH2, CH double bond CH2, 1, 2, 3, 4. और एक एग्जांपल ले लेते हैं CH2 double bond CH2, 1, 2. So if I give you first compound, second compound, third compound, fourth compound, if I ask you bond length order, कौन सा bond? C1 C2 bond. Get the answer for these 4 cases. Try to find answer. Guys, write the answer. C1 C2 बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखना है बेटा। चार कंपाउंड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, चारों कंपाउंड्स में हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये जो C1 C2 बॉन्ड लेंथ है, इसका ऑर्डर लिखना हो सकता है इक्वल इक्वल, तो आप ऐसा लिख सकते हो 1 ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 4, ऐसा आंसर दे सकते हो। Should I discuss? Have you all attempted? Good, very good, good. चलिए डिस्कशन कर लेते हैं गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आउट ऑफ 4 केसेस यू जस्ट चेक कहीं कोई
प्योर सिंगल और प्योर डबल तो नहीं है बॉन्ड। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है और कहीं कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं है, राइट। और सिंगल बॉन्ड में ऐसा कोई हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होता, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्योर सिंगल। व्हाट कैन बी राइट? प्योर सिंगल बॉन्ड, राइट। इस डबल को देखो, डबल सिंगल डबल जैसा कोई सिनेरियो नहीं है, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, मतलब अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएंगे? तो इसमें नो रेजोनेंस, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इसको लिखेंगे प्योर डबल। इसमें देखो डबल सिंगल डबल रेजोनेंस है इसका मतलब, सो ये जो डबल है ये टुवर्ड्स सिंगल जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस, इसको बोल देंगे पार्शियल डबल। लेकिन ये पार्शियल डबल का कॉन्सेप्ट है डबल इज बिकमिंग सिंगल। हो सकता है पार्शियल डबल कहीं और किसी केस में आ जाए, उसमें सिंगल से डबल जा रहा हो इसलिए पार्शियल डबल बोल रहे हो, बट यहाँ पर क्या हो रहा है? डबल इज बिकमिंग सिंगल ड्यू टू रेजोनेंस। और जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ये ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा। इसको देखो, ये वाला डबल सिंगल सिंगल है यानी नो रेजोनेंस, बट डबल बॉन्ड में हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन डबल विल बिकम सिंगल यानी मूविंग टुवर्ड्स सिंगल। लेकिन विच वन इज मोर इफेक्टिव फैक्टर, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन? आंसर इज रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस का इफेक्ट ज्यादा आएगा। तो किस केस में ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर मिलेगा, इसके C1C2 में या इसके C1C2 में? तो आंसर है रेजोनेंस वाले में ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा, बिकॉज रेजोनेंस मोर इफेक्टिव। तो ज्यादा, तो बिटवीन 1 एंड 3 अगर आप कंपेयर करोगे तो किसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा? 1 वाले में। और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर मींस लेंथ मोर, ठीक। तो सबसे पहले तो प्योर आएगा, प्योर सिंगल। फिर दो पार्शियल डबल में जो ज्यादा सिंगल बन रहा है वो है 1, फिर 3, और फोर्थ केस क्या है? प्योर डबल। दिस इज द लेंथ ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। इसको आप लिख लो। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू आस्क, फिर मैं आपको थोड़ा लेवल अप क्वेश्चन देता हूं। सर यस, सर ये हाइपर कॉन्जुगेशन आइडेंटिफाई करना वो समझ नहीं आ रहा सर। हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें होगा ये पता करने के लिए लास्ट लेक्चर नोट्स, हाँ लास्ट लेक्चर के नोट्स में बताया मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ होता है। कार्बोकेटाइन में होता है, फ्री रेडिकल में होता है, डबल ट्रिपल बॉन्ड में होता है। तो लास्ट लेक्चर के नोट्स में देखो कि डबल बॉन्ड के लिए अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहाँ कोई भी बॉन्ड नहीं है इधर उधर, इसका मतलब इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। लास्ट लेक्चर में पूरा डिस्कशन हुआ है बेटा, आप एब्सेंट ओके थे? ओके। नहीं 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 सर। लास्ट लेक्चर नोट्स चेक करो। ओके सर। Should I remove this? सबने कॉपी कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. गाइस, एक डेटा आप लिख कर रख सकते हो, वैसे तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है,
लेकिन 2010 में उन्होंने ऐसी क्वेश्चन पूछ लिया था एक, तो 99% वो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछते। इसका सीसी बॉन्ड लेंथ होता है कुछ 154 पिकोमीटर, डेटा के फॉर्म में आप लिख कर रखिए, बस 154 है ये। सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड लेंथ कुछ होता है 133 पिकोमीटर। इसी तरह सी ट्रिपल बॉन्ड सी का बॉन्ड लेंथ कुछ 120 पिकोमीटर होता है। ये बस डेटा के फॉर्म में आप लिख कर रखिए, इसकी कोई वैसी रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी। नाउ अनदर क्वेश्चन, थोड़ा लेवल अप करके दे रहे हैं। अगेन यू हैव टू राइट बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। अच्छे से सोचना, अच्छा दिमाग लगाइए, CH3, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम्स में डायरेक्ट मिलेंगे। कोई लेटर समझ में नहीं आ रहा हो तो बता देना। These are the 5 कंपाउंड्स, और सब में आपको सी डबल बॉन्ड सी वाला बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर दिखाना है। सी डबल बॉन्ड सी, यानी कि यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये वाला, एंड दिस वन यू हैव टू कंपेयर प्लीज। If you have any doubts, any confusion, use your mic. सर एक सेकंड बैक स्लाइड दिखाओ ना। सर सी ट्रिपल बॉन्ड सी में क्या लिखा है, कितना पिकोमीटर? 120। ओके सर, थैंक यू। डन सर। Get the answer quick. आप डेफिनेटली कर लोगे। सबसे पहले चेक करो कि इनिशियली वो डबल बॉन्ड है क्या या सिंगल बॉन्ड है। फिर चेक करो रेजोनेंस के थ्रू क्या हो रहा है, डबल इज बिकमिंग सिंगल और सिंगल इज बिकमिंग डबल। देन यू चेक हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या। फिर जितना ज्यादा वो इफेक्ट होगा उतना वो डबल से सिंगल या सिंगल से डबल मूव करेगा। Quickly write the answers. Have you all attempted? Should I discuss?
गुड, वेरी गुड, गुड सिद्धार्थ, वरुण वेरी गुड, जान वेरी गुड। फटाफट आंसर्स लिखिए सब बच्चे। गुड। इक्वल आप लिख सकते हो इफ यू फील कि यहाँ पर तो इक्वल होगा। अंश, प्रीत, वेरी गुड। वेरी गुड डज नॉट मीन योर करेक्ट आंसर। लेट मी डिस्कस दिस एंड देन उसके बाद आंसर डिसाइड करेंगे। गाइस, पहली चीज, सारे स्टूडेंट्स को ये सब काम करने हैं। ये इनिशियली क्या है? डबल। कोई फैक्टर वर्क करेगा तो हो सकता है ये टुवर्ड सिंगल चला जाए। ये क्या है? इनिशियली डबल। 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 ये सब आप अभी लिखना सीखा। आप बोर हो सकते हैं इसको लिख लिख करके, बट आप लिखो, लिखोगे यहाँ पर इतना कि आप बोर होना शुरू हो जाए, सो दैट एग्जाम में आ गया तो आप बिल्कुल आंसर रटा हुआ जैसा लगे। इनिशियली डबल है, लेकिन क्या कोई रेजोनेंस हो रहा है? डबल सिंगल डबल है क्या? तो किसी भी केस में डबल सिंगल डबल नहीं है, नो रेजोनेंस। So, whatever change in character of this double bond, that will be due to hyperconjugation only. तो आप लिख सकते हैं change in bond character here is only due to hyperconjugation. Only due to hyperconjugation. इसमें कितना है? 9 अल्फाइड। इसमें कितना है? 12 अल्फाइड। इसमें कितना है? 6 अल्फाइड। इसमें कितना है? 3 अल्फाइड। इसमें कितना है? 0 अल्फाइड। इसका मतलब है जितना ज्यादा, अच्छा इनिशियल डबल है तो डबल विल बिकम सिंगल जब वो हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। आप हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स देख सकते हो लास्ट लेक्चर नोट्स के। जो डबल बॉन्ड होता है वो हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर में सिंगल हो जाता है। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं? मोर हाइपर कॉन्जुगेशन इंप्लाइज मोर विच कैरेक्टर? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। बट ये मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर लिखने से पहले तुम्हें ये देखना जरूरी है कि इनिशियली क्या था और हाइपर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस के बाद क्या हो रहा है। ठीक, तो सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर किस में आएगा? इस 2 में, क्योंकि सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा फिर? 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 5। ये ऑर्डर होगा आपका। अगर ये आंसर आया है तो परफेक्ट आंसर है, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो इसको कॉपी कर लो। If you have any confusion, use your mic. दिस इज बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। क्वेश्चन भी यहाँ लिखा हुआ है। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये किस चीज का ऑर्डर है? ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। And please don't use any concept like hybridization, etc.
आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से देखो, अच्छे से नोट्स में लिखो, यही आपको यूज करना है। If you have any confusion, you ask without hesitation. Should I remove this? Have you all copied? Yes, sir. Yes, sir. गाइस, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो शायद एमटी के पहले वाली क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन करवाया था, बट उसमें खाली रेजोनेंस था। अभी एक कंपाउंड या दो कंपाउंड और ऐड हो गया जिसमें आपका हाइपर कॉन्जुगेशन भी इन्वॉल्व है। जितना भी ये डिस्कशन चल रहा है ये केवल ये बताने के लिए कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, वरना थियरी पार्ट तो मैंने बता ही दिया है ऑलरेडी। बट आपका मार्क्स कब आएगा? जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आएगा, वरना इतना टाइम इसमें लगाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो थियरी पढ़ा दी है। आपका काम है केवल प्रॉब्लम सॉल्व करना। बट ये सारा डिस्कशन इसीलिए चल रहा है सो दैट आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ जाए। क्विकली राइट द आंसर। मैं आपको करा रहा हूं तो यू हैव टू पार्टिसिपेट। यू मे आस्क विच डबल बॉन्ड, तो आप देखोगे कंपाउंड्स में आइडेंटिकल डबल बॉन्ड्स हैं। गुड, वेरी गुड। फटाफट आंसर सोचिए। पहले भी किया हुआ है अगर आप, अब लेकिन आप उसको चेक नहीं करना, अपने आप अभी निकालिए।
गाइस फटाफट सोचिए आंसर। Very good. Few are writing explanations also. Very good. Have you all attempted? Very good. Good. बहुत सारे लोग अब सोल्यूशन भी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। गुड। Should I discuss? Yes, sir. Yes. Guys, first of all, you have to highlight the bond. एक इसमें ये ले लो, ये ले लो। आप ये बोल सकते हो बाकी क्यों नहीं लिया, तो सब आइडेंटिकल है इसमें, कोई भी यू हैव टू चूज वन ऑफ द डबल बॉन्ड्स। सारे आइडेंटिकल। अगर आइडेंटिकल नहीं होते तो वो फिर क्वेश्चन गलत हो जाता, फिर वो बताता 1 2 बॉन्ड 2 3 बॉन्ड ऐसा। पहले तो आप चेक करो इन विच केस यू हैव रेजोनेंस। पहले तो ये इनिशियली तो डबल बॉन्ड खुद ही बोल रहा है, एंड रेजोनेंस किस किस में हो रहा है, फर्स्ट टू में। इसमें हम लिख देंगे रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस किस में ज्यादा हो रहा है, मोर रेजोनेंस। और जिनमें रेजोनेंस नहीं हो रहा उन डबल बॉन्ड्स के लिए हम क्या बोलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। कई बच्चों ने बिल्कुल यही एक्सप्लेनेशन परफेक्ट तरीके से लिख कर दिया। रेजोनेंस होगा और मोर रेजोनेंस। अब यहाँ हो क्या रहा है, इनिशियली इट इज डबल बॉन्ड, इसका मतलब है डबल इज चेंजिंग टू सिंगल। डबल इज चेंजिंग टू सिंगल, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, मोर रेजोनेंस implies more single bond character। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, तो इसका मतलब फर्स्ट में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब होता है बॉन्ड लेंथ मोर। इन दोनों में अगर आप चेक करोगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन किस में ज्यादा है, वो चेक कर लेते हैं। CH3 है, यहाँ पर CH3 है, CH2 है, CH2 है, 3 3 6 और ये 4 10 10 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें कितना है, CH2 CH2। यहाँ H लगा है, बट वो H अल्फा H नहीं है, अल्फा H ये वाला है ये, तो इसमें 4 अल्फा H है। गेटिंग दिस पॉइंट, 4 अल्फा H। तो अब इन दोनों में वही चीज बोल देंगे, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर डबल बिकमिंग सिंगल, यानी कि मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। बट रेजोनेंस इज प्रिफर्ड, यानी इन दोनों का तो ज्यादा ही होगा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, और इन दोनों में इसको आप सेलेक्ट करेंगे, तो व्हाट विल बी योर परफेक्ट आंसर, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4। फर्स्ट टू में रेजोनेंस चेक किया और इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस इज प्रेफर्ड, इसलिए वो पहले आ गया दोनों। प्लीज कॉपी कर लो। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन एनी डाउट, यूज योर माइक।
Should I remove this? Have you all copied? Yes, sir. अभी लेवल अप क्वेश्चन देते हैं. ऐसा सिमिलर क्वेश्चन पहले भी किया था, टेस्ट से पहले इसको दिया था मैंने, बट फिर भी आप इसको लिख कर रखिए. वैसे लेवल वाइज ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो दोज हु आर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन फर्स्ट टाइम, वो उसको अच्छे से दिमाग लगा कर करिए. Get the answer quick. Any doubt, use your mic. Write the answer quick. फाइव कंपाउंड है इसमें. Good, very good. Good, very good.
एक ही बार आंसर लिखे अपना, सबके आंसर्स चेक करता हूँ बेटा। वेरी गुड। यू ऑल प्लीज राइट आंसर्स। ये अब बाकी लोग चुपचाप नहीं बैठे हैं। गुड। 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 Should I discuss? Have you all attempted? वेरी गुड। एक्सप्लेनेशंस भी आप लिख रहे हैं, वेरी गुड। सबने अटेम्प्ट कर लिया, डिस्कशन कर लिया अभी? Yes, sir. यस सर। गाइस इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसको सोल्यूशन आप इसका अच्छे से बनाकर रखिए। पहली चीज आप ये देखिए कि जो CN दिया हुआ है, आपको पहले लिखना है इनिशियली वो कौन सा बॉन्ड है। तो मैं यहाँ लिखूंगा इनिशियली सिंगल बॉन्ड। इसके लिए इनिशियली सिंगल बॉन्ड, इधर भी इनिशियली सिंगल बॉन्ड, इधर भी इनिशियली सिंगल बॉन्ड, इनिशियली डबल बॉन्ड। ठीक। अब आप देखो इसमें कहीं कोई कैरेक्टर बदल रहा है क्या? तो हम इसमें देखेंगे नो रेजोनेंस। सो नो चेंज इन बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ कोई हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होता। इसमें देखोगे तो लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में जाता है, और जब लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो ये बॉन्ड डबल बन जाएगा। सो सिंगल इज बिकमिंग डबल, दैट इज द की पॉइंट। सिंगल बॉन्ड इज बिकमिंग डबल ड्यू टू resonance. Single bond is becoming double due to resonance. Not only here, यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, यहाँ पर भी। तो ये जो तीन एग्जाम्पल्स हैं, ये इन तीनों में ड्यू टू रेजोनेंस सिंगल बॉन्ड इज बिकमिंग डबल। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं? मोर रेजोनेंस implies more डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पहले हमने प्रीवियस एग्जांपल्स किए थे जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होने से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा था, क्योंकि वहां पर डबल टू सिंगल था। यहाँ सिंगल इज बिकमिंग डबल, ऐसा कॉन्सेप्ट है। मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक, ये चीज सिंपल सी हो गई। अब केवल ये देखना है रेजोनेंस किसमें ज्यादा हो रहा है, लोन पेयर का। तो इसमें लोन पेयर जब अंदर जाता है तो CHO भी उसको अपनी तरफ खींचता है, यानी सपोर्ट कर रहा है।
और जब कोई ग्रुप सपोर्ट करेगा रेजोनेंस को, तो रेजोनेंस का जो एक्सटेंट है बढ़ जाएगा। सपोर्टिंग ग्रुप हो गया, खींच रहा है वो भी, और ये खुद भी देना चाहता, तो जितना इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ जाएगा उतना रेजोनेंस बढ़ जाएगा। व्हाट इज हैपनिंग हियर? ये अपने अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कॉन्जुगेशन कराकर इलेक्ट्रॉन्स अंदर भेजता है, लाइक दिस, यानी काउंटर हो रहा है। इसके लोन पेयर का रेजोनेंस और इस CH3 का अपना इफेक्ट। तो काउंटर इफेक्ट से क्या होगा कि यहाँ NH2 का रेजोनेंस डिक्रीज कर गया। यहाँ पर नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना रेजोनेंस हो रहा है उतना कोई ग्रुप ही नहीं लगा यहाँ पर। सो इन 3 केसेस में अगर हम बोलेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, यानी सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। इसको देखो आप, ये प्योर डबल है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहले तो जो सिंगल बॉन्ड है वो लेंथ में पहले आएगा, यानी 1 सबसे पहले आएगा। फिर 3 जो रेजोनेंस वाले केसेस हैं उनमें डिसाइड कर लो किसमें रेजोनेंस सबसे कम हो रहा है। तो जिसमें रेजोनेंस डिक्रीज किया इसका मतलब वहां कम हुआ, सो यू विल राइट 4। फिर सेकेंड, फिर थर्ड में तो रेजोनेंस और बढ़ रहा था, तो 3 एग्जांपल्स हो गए। अब इसके बाद आप सीधे वो डाल दो जो आपका 5th नंबर पे है। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया। If any doubts, any confusion, any query, use your mic without hesitation. Ask. सर Yes, बेटा। सर ऑक्सीजन पे लोन पेयर नहीं होगा? ऑक्सीजन कहाँ है? वो थर्ड वाले में। ये हाँ। नहीं नहीं, ये तो CHO है ना, इसका तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये अच्छा CH। ऐसा है। तो ये खुद भी इलेक्ट्रॉन्स खींचता है अपनी तरफ, इसीलिए तो इसको बोला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाया रेजोनेंस। तो यस ये हेल्प कर रहा है NH2 के अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचने में। OH होता तो रिवर्स कर देता, उल्टा कर देता। यस सर, थैंक यू सर। सब लोग इसको कॉपी कर ले, अच्छे ढंग से इसको लिखिएगा। ये बिल्कुल एडवांस्ड एग्जाम में आप समझिए इसी लेवल के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, और वो भी डिफिकल्ट कैटेगरी के क्वेश्चन है। Let me know if you have copied down.
डन? Yes, sir. 1 minute, sir. ओके ओके। Done, sir. चल एक लेवल अप क्वेश्चन देता हूँ, डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है ये, और इनिशियल फेज में ऐसा लगेगा ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है और लोग फटाफट आंसर गलत भी दे सकते हैं। ये क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन ये समझ में नहीं आता, बोलते क्या ये 1 2 3 लिखा और कौन सा बॉन्ड एनर्जी पूछा हुआ है, समझ में नहीं आता। इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ, जो स्पेसिफाई कर देता हूँ जो आपको बॉन्ड देखना है। जैसे यहाँ पर ये वाला बॉन्ड, इसको आपने 4 नंबर दिया हुआ है। फिर ये वाला बॉन्ड, इसको आपने बॉन्ड नंबर 3 बताया हुआ है। फिर ये वाला बॉन्ड, इसको आपने बॉन्ड नंबर 2 बताया हुआ है। फिर ये बॉन्ड, इसको आपने बॉन्ड नंबर 1 बताया हुआ है। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो इसी बॉन्ड को क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसका ये 1 ये सेम ही है एक्चुअली। तो आपको ये CH, ये CH, ये CH और ये CH, इनका बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लिखना है। ठीक है, कई बच्चों को हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, तो सब कुछ एक जैसा ही लग रहा है, आप लेकिन एक बार ट्राई करो, सोचो। जो भी आपको लगता है, यू राइट दैट आंसर इन चैट बॉक्स। राइट योर आंसर। चलिए एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ, बिकॉज उसके बगैर फिर बहुत सारे लोग परेशान लग रहे हैं। बिलीव मी, जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो ज्यादातर बच्चों को लगता है कि बॉन्ड एनर्जी तो सेम ही होगी ना, सारे सिंगल हैं, कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, तो बॉन्ड एनर्जी चेंज कैसे हो जाएगी।
वो तो सेम ही रहने वाली है। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सबसे पहले आप बॉन्ड को ब्रेक करा दो। जैसे कोई बॉन्ड CH है, इसको तोड़ना है, तो C और H का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, इसीलिए इनका जो ब्रेकिंग होता है वो होमोलिटिक वे में जाता है। तो तुम जब बॉन्ड तोड़ दोगे तो यू विल गेट इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में ऐसा लिख भी दिया हो होमोलिटिक क्लेवेज, ऐसा लिख कर के भी दे सकते हैं, बट जान नहीं भी दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इजीली सोच सकते हो कि क्यों हम इसको होमोलिटिक करवा रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, चेक स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। बड़ी सिंपल सी बात है, आप मान लीजिए कि आपकी फिंगर का जो नेल है आप उसको कट कर देते हो, कट करने के बाद अगर आपको फिंगर में दर्द शुरू हो जाता है, इसका मतलब है कि जो चीज आपने कट करके बाहर फेंकी है और आपकी फिंगर के बीच में बहुत या आपकी बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। याद रखना, अगर कोई चीज निकाल कर बाहर फेंक दो और रिमेनिंग पार्ट स्टेबल हो जाता है, इसका मतलब जो चीज फेंक दी है तुमने वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, यानी उसका अटैचमेंट जो रिमेनिंग पार्ट है उसके साथ कम है। यहाँ पर भी वही सिनेरियो, अगर तुमने हटा दिया और रिमेनिंग सिस्टम स्टेबल है, इसका मतलब है कि ये बॉन्ड वीक था। आई होप आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे होंगे। एकदम घरेलू वे में मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई चीज आप फेंक दो, तोड़कर निकाल दो, रिमेनिंग पार्ट अगर स्टेबल है तो जो चीज आपने निकाल कर हटाई है उसका जो बॉन्ड है, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पहले इस रिमेनिंग सिस्टम के साथ, वो वीक रहा होगा, तभी तो निकलने के बाद भी वो चीज स्टेबल हो जा रही है। तो इसमें सब में आपको वो इंटरमीडिएट बनाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम निकाल दें तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ऐसा, ये एक इंटरमीडिएट, इसका आप स्टेबिलिटी चेक करो, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस एंड ऑल से, ये पहला केस हो गया। इसी तरह से मान लीजिए सेकेंड केस आप बनाते हो तो आप यहाँ पर फ्री रेडिकल बना दोगे, ये इसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो, इसके अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन देख लो। सेम मैनर में थर्ड आप इसी तरह कर सकते हो, फिर इसी तरह से फोर्थ कर सकते हो। सब में आपको करना क्या है, वही इंटरमीडिएट बना देना है H निकालने के बाद, एंड चेक द स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा स्टेबल आपका इंटरमीडिएट होगा यानी फ्री रेडिकल, उतना ही समझ लेना कि जो CH बॉन्ड था वो वीक था। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपको समझ में आया तो वेरी गुड, आप इसको कॉपी कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आप आंसर सोच करके लेकर आना, ठीक है। इसको कॉपी कर लो एंड दोज हु हैव कॉपीड दे कैन लीव।